निधन उल्लेख। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दिनांक 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की उपाधि प्राप्त की। वे देश के वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे सन 1991, 95, 2001, 2007 और 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने। वे सन 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। वे दिनांक 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने भारत के आर्थिक उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना जाता है। अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने के उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशिया बैंक और भारत के आर्थिक विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। वे हमेशा शांत स्वभाव के सादगी के साथ रहने वाले व्यक्ति के रूप में जाने गए। उनकी लेखन और आर्थिक सुधारों पर विशेष अभिरुचि थी। उनके विश्व के अनेक विश्वविद्यालय की ओर से मानद उपाधि प्राप्त हुई। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उनके निधन से देश ने एक वरिष्ठ राजनेता और कुशल प्रशासक और एक अर्थशास्त्री को दिया है। मुझे लगता है कि मेरा स्वयं का अनुभव उनके साथ काम करने का एक लंबा अवसर मिला और 10 साल के कार्यकाल में जब वो प्रधानमंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री की हैसियत से छत्तीसगढ़ के विषयों को लेकर हमेशा माननीय मनमोहन सिंह जी के पास जाता रहा और मुझे आज ही याद है उतने ही विनम्रता, सहजता के साथ छत्तीसगढ़ की एक एक योजनाओं को सुनने के बाद अधिकारियों को निर्देशित करते थे और अपने मंत्रियों को भी ये कहते थे कि छत्तीसगढ़ जा रहे हो तो विकास के लिए कोई प्रकार की कमी ना हो। ऐसा विशाल हृदय वाला प्रधानमंत्री मैंने अपने 10 साल के अनुभव में उनके साथ देखा और निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति मनमोहन सिंह जी थे। आज उनके निधन से हमने एक वरिष्ठ राजनेता खोया है। मैं उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे पूरे सदन की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं के साथ मैं अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। असाधारण विद्वान और उतने ही सरल सहज डॉक्टर सिंह का जीवन हर भारतीय को प्रेरणा देता रहेगा। डॉक्टर सिंह उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत के विभाजन की विभीषिका झेली। शिक्षा के प्रति उनके अनुराग ने उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाई। डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषय के प्रोफेसर रहे और यहां से आगे बढ़ते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्र सरकार में वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक हीरे की तरह थे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव वह जौहरी थे जिन्होंने उनकी प्रतिभा की गहराई को परखा और ऐसे कठिन समय में भारत के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया जब देश में भुगतान संतुलन का गहरा संकट था और देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए कुशल सारथी की जरूरत थी। स्वर्गीय श्री राव ने उन्हें अर्थव्यवस्था में जरूरी सुधार करने फ्री हैंड दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को लाइसेंस राज से मुक्ति दिलाई, जिसकी जकड़न में देश की अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक कछुआ चाल से चल रही थी। डॉक्टर सिंह कम बोलते थे लेकिन उनकी बातों में गहरी सीख छुपी थी। वे सभी की बातों को ध्यान से सुनते थे और जब बोलते थे तो हर सबसे कुछ सीखने को मिलता था। मेरा सौभाग्य रहा कि संसद सदस्य रहते हुए मैंने डॉक्टर सिंह से बहुत कुछ सीखा। वे प्रतिपक्ष के सदस्यों के साथ भी
हमेशा मित्र भाव रखते थे और चर्चा के दौरान सभी की बातें गौर से सुनते थे। राज्यसभा में उनके कार्यकाल की समाप्ति पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही वे आज भी मुझे याद हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दोनों सदनों के सदस्यों को डॉक्टर सिंह के जीवन से सीख लेनी चाहिए और उनकी गहरी समझ से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण पल में प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया था डॉक्टर सिंह ने व्हीलचेयर में बैठकर भी एक बिल पर मतदान किया था। यह इसका उदाहरण है कि एक सांसद अपने दायित्वों के प्रति कितना सजग है। वे लोकतंत्र को ताकत देने सदन में पहुंचे थे। लोकतांत्रिक परंपराएं ऐसे उदाहरणों से समृद्ध होती हैं। डॉक्टर सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अध्ययनशील, विनम्र और लोक कल्याण के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। हमारे प्रदेश की बहुत सुंदर स्मृतियां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ रही हैं। अनेक अवसरों पर वे छत्तीसगढ़ आए। सीपत स्थित एनटीपीसी के प्लांट के लोकार्पण अवसर पर उनका आगमन हम सब के लिए स्मरणीय है। उनका जीवन हम सब के लिए हमेशा प्रेरक रहेगा। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ये बड़ा कठिन और दुखद अवसर है कि हम सब लोग श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आज अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। आज जिस भाव को आपने प्रकट किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस तरह के भाव विधानसभा में या किसी प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष प्रस्तुत करें, ये मैंने कम ही देखा है। मेरा जीवन 45 साल का हो गया, संसदीय जीवन, और जितने सहज और सरल ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, वो अपने आप में एक उदाहरण है कि हम भले ही किसी अलग अलग दल के हों, मगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जो उनके गुण थे उनको हम प्रकट करें या उनको दिखाने के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, तो उनकी जो भावना थी, उनके जो आदर्श थे, उनके जो काम करने की निष्ठा थी देश के प्रति, उसको उतने सहज भाव से आप दोनों ने प्रकट किया। मैं आपके प्रति विनम्रता पूर्वक आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज़ादी से पहले और जिन्होंने आज़ादी के समय जो हमारे बीच की पाकिस्तान हिंदुस्तान की विभीषिका थी उसको देखा और भारत के निर्माण के साक्षी रहे, और शायद उन्हीं बातों ने उनको इस कदर प्रेरित किया कि विश्व में एक बहुत बड़े जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में आपने भी देखा, हमने भी देखा और देश ने भी देखा। वो प्रत्येक भारतवासी के आत्मसम्मान के लिए काम करते थे, आर्थिक स्वावलंबन के लिए काम करते थे, और एक अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने जो समावेशी विकास की कल्पना की, उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया। वो आप सब ने, हमने देखा है कि भोजन का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और यहाँ तक कि सूचना का अधिकार जिसका विरोध हुआ करता था। और मैं कहूँ तो अंत में उन्होंने जो आधार कार्ड जो भारत देश में लागू करने का निर्णय लिया, उस समय हम में से बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध भी किया, मगर आज हम देख रहे हैं कि वो आधार कार्ड आज भारत के आधार का एक स्तंभ बन चुका है। हम लोग बिना आधार के अपना परिचय भी नहीं दे पाते। मैं इन सब बातों के लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम लोग जिस मध्यम वर्ग की कल्पना कर रहे हैं या देख रहे हैं सामने, वो उनके दिए हुए या उनके बुने हुए सपनों पर आधारित एक मध्यम वर्ग भारतवर्ष में है, और ऐसे नीतियां बनाई उनने। उन सब की आज हम सब लोग प्रशंसा भी करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उन चीज़ों को हम
आने वाले समय में लागू करें। एक रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, एक वित्त मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में जो उनने दिया वो आज देश के सामने है। उनका सहज भाव, उनका मृदुभाषी होना और कम से कम बात करना, वो इतनी ही बात करना चाहते थे जिससे उनका काम चल जाए, ज़्यादा बात करने में विश्वास नहीं रखते। आप स्वयं ने अनुभव किया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आप उनके साथ 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है और उन्होंने कभी आपको ये सोचने को भी मजबूर नहीं किया होगा कि वो एक अन्य दल से संबंधित प्रधानमंत्री हैं। आपको पूरी तरीके से उनने सुना, उनने आपके कामों को सराहा और उसी तरीके से यहाँ विकास के लिए लगे रहे। आप भी उनके साथ काम कर चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी उनके साथ, उनको काम करने का अवसर मिला है। मुझे भी उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं उनके साथ राज्य मंत्री के रूप में मैं सौभाग्यशाली रहा उनके साथ काम करने का। एक सहज भाव से मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर कहना चाहूँगा कि उनकी सहजता कैसी थी। एक दिन भाव आया कि मैं जाके उनसे कुछ कहूँ और कह पड़ा जाके कि सर आपने मुझे राज्य मंत्री बना दिया है, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, मगर मुझे आपने शरद पवार जी के साथ रखा है। एक सामान्य भाव आता है मन में, तो मैंने कहा कि उनके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है, कैसे काम करना है। तो उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि वो महंत वो बहुत विद्वान आदमी है और आप उनके साथ काम करेंगे तो आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो ये उनकी सहजता और विनम्रता थी। मैं उनको याद करते हुए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए। इन्हीं शब्दों के साथ उनके परिवार के लिए और आप दोनों की भावना को संयुक्त करते हुए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर मनमोहन सिंह उनका जन्म स्थान तो अब पाकिस्तान में है और उन्होंने विभाजन का दंश भी झेला और विपरीत परिस्थिति में उन्होंने जीवन की शुरुआत की और अपने लगन और मेहनत से जो ऊंचाई उन्होंने छुआ उन्होंने, उसका कोई मिसाल दूसरा नहीं मिलता। जहाँ प्रोफेसर के रूप में, गवर्नर के रूप में और फिर वित्त मंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा, खासकर वो दौर जब 91 से 96 जब वित्त मंत्री बने, उस समय उदारीकरण का उन्होंने जो शुरुआत की और नरसिम्हा राव जी का उन पर वरदहस्त था और उस समय जो उन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई, उसके बाद बहुत सारी सरकारें आई लेकिन उस नीति को बदल नहीं पाया। आज देश में उस दौर को भी हम लोग याद करते हैं अध्यक्ष महोदय, जब वो प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल उन्होंने देश की सेवा की और वही दौर है जिसमें कृषि के क्षेत्र में जो समर्थन मूल्य उन्होंने जो वृद्धि की 450 से सीधा 900 रुपया प्रति क्विंटल उन्होंने धान खरीदी की शुरुआत की। उस समय किसानों की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ। वही दौर है अध्यक्ष महोदय जब मनरेगा की शुरुआत की और रोज़गार गारंटी, दुनिया का सबसे बड़ा रोज़गार गारंटी योजना उन्होंने शुरुआत की। तब लोग कहते थे कि ये राशि, इतनी राशि कहाँ से आएगी, लेकिन वो व्यवस्था भी हुआ और जो उन्होंने फैसला किया अध्यक्ष महोदय, हमने देखा कि कोरोना काल में भी गरीब लोगों के आर्थिक संबल का कारण बना। उस दौर में गरीबों के पास कोई काम नहीं था, लॉकडाउन था, ऐसे समय मनरेगा के द्वारा ही लोगों को पूरे देश के
गरीब लोगों को रोजगार मिला है अध्यक्ष महोदय। आधार कार्ड वगैरह के बारे में तो आदरणीय नेताजी ने बात कह दी, लेकिन बहुत ही सहज सरल व्यक्ति थे। उनसे अनेक बार मुलाकात करने का अवसर मिला अध्यक्ष महोदय। जब मैं पहली बार विधायक बना और हमारे यहाँ हिम्मत स्टील फाउंड्री है जो इंदौर के बाद दूसरा फाउंड्री था, वो बंद हो गया था और उनसे चंदूलाल चंद्राकर जी ने समय दिलवाया। मैं वित्त मंत्री थे वो उस समय, और तब मैं उनसे मिलने गया। और जब उनसे हमारा डेलीगेशन बड़ा था, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट के लोग भी थे और यूनियन के लोग भी थे, तो सबसे पहले तो मुझे उन्होंने बधाई दी कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि मैनेजमेंट के लोग भी और मजदूर लोग भी एक साथ आए, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने जब बात सुनी तो उन्होंने कहा इसमें मदद तो नहीं हो सकती, लेकिन आपके संतुष्टि के लिए जो आए हैं उनकी संतुष्टि के लिए मैं सभी को फ़ोन लगा देता हूँ। रिजर्व बैंक भी लगाया और दूसरे बैंकों में भी लगाया, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी बात की, लेकिन वो बात नहीं हुई। लेकिन उसकी विनम्रता इतनी अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों को रिसीव करने दरवाजे तक भी आया और छोड़ने के लिए भी दरवाजे तक पहुँचे। वो विनम्रता उनकी थी, और उतने बड़े पद में रहने के बावजूद भी उसमें कभी घमंड नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसकी आवाज़ में मजबूती थी, ताकत थी, और जब वो बोलते थे पूरी दुनिया उन्हें ध्यान से सुनता था। तो एक अर्थशास्त्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो देश की सेवाएं की, उसके कभी कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं इस अवसर पर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर मौन धारण करेगा। ओम शांति शांति। सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित। सभी को नमस्कार। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से सत्र का शुभारंभ होगा, और इस अवसर पर मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले साल जो समावेशी बजट था और उसके माध्यम से मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है, और इस साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी, और इस सत्र में कई नए विधेयक भी आने वाले हैं, और जिस पर पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से सार्थक चर्चा भी होगी। और अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत के बाद नगरीय निकाय के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं समस्त प्रदेश के देवतुल्य मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। अब हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन्होंने जब नगरीय निकाय में भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, तो नगरीय क्षेत्रों में भी सरकार विकास के कामों में गति लाएगी। और पिछले अभी खरीफ के सीजन में हम लोगों ने किसानों के खाते में 52,000 रुपया ट्रांसफ़र किया है। इससे किसानों में
एक सशक्तिकरण हुआ है और साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को भी इससे गति मिली है। और 70 लाख माताओं को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1-1 हज़ार उनके खातों में भेजकर महिला सशक्तिकरण का काम भी सरकार कर रही है। 1.25 साल के सरकार में 12 किस्त महिलाओं के खाते में जा चुकी है और हमारा ये प्रदेश राजकोषीय अनुशासन के मामले में भी पूरे देश में अग्रणी राज्यों में है। हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, गुड गवर्नेंस को भी अपनाए हैं और सरकार खर्चा में भी मितव्ययता कर रही है। और लाल फीताशाही को हतोत्साहित करने के लिए हम लोग ई फाइल सिस्टम आरंभ किए हैं। ई फाइल सिस्टम आरंभ करने से फाइल के मूवमेंट में तेजी आ रही है और एक नई उद्योग नीति भी हमारी सरकार ने लॉन्च किया है जो छत्तीसगढ़ के अनुकूल है। और इसमें हम लोग का जोर है कि जो भी उद्योग में 1000 से ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था होगी उनको विशेष सरकार की तरफ से सुविधा का भी प्रावधान नई उद्योग नीति में प्रावधान किया गया है। और नई उद्योग नीति को लेकर हम लोग दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर चुके हैं जिसमें 1 लाख करोड़ निवेश आने की पूरी संभावना है। उतने के प्रस्ताव सरकार को मिल चुके हैं और नए उद्योग नीति का काफ़ी उद्यम के क्षेत्र में स्वागत भी हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने 1 लाख करोड़ का निवेश बोला इससे भी आगे निवेश आ सकता है। और हमारा जो प्रदेश में सरगुजा और बस्तर जो ट्राइबल बाहुल संभाग है, एरिया है, उसके विकास के लिए विशेष सरकार ध्यान दे रही है। उसको दोनों संभाग को हम लोग संवारने के लिए विशेष काम कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है, सत्र का शुभारंभ होगा और इस अवसर पर मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले साल जो समावेशी बजट था और उसके माध्यम से मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है। और इस साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी और इस सत्र में कई नए विधेयक भी आने वाले हैं और जिस पर पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से सार्थक चर्चा भी होगी। और अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत के बाद नगरीय निकाय के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं समस्त प्रदेश के देवतुल्य मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। अब हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन्होंने जब नगरीय निकाय में भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है तो नगरीय क्षेत्रों में भी सरकार विकास के कामों में गति लाएगी। और पिछले अभी खरीफ के सीजन में हम लोगों ने किसानों के खाते में 52,000 रुपया ट्रांसफ़र किया है। इससे किसानों में एक सशक्तिकरण हुआ है और साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को भी इससे गति मिली है। और 70 लाख माताओं को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1-1 हज़ार उनके खातों में भेजकर महिला सशक्तिकरण का काम भी सरकार कर रही है। 1.25 साल के सरकार में 12 किस्त महिलाओं के खाते में जा चुकी है और हमारा प्रदेश राजकोषीय अनुशासन के मामले में भी
पूरे देश में अग्रणी राज्यों में है। हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, गुड गवर्नेंस को भी अपनाए हैं और सरकार खर्चा में भी मितव्ययता कर रही है। और लाल फीताशाही को हतोत्साहित करने के लिए हम लोग ई फाइल सिस्टम आरंभ किए हैं। ई फाइल सिस्टम आरंभ करने से फाइल के मूवमेंट में तेजी आ रही है और एक नई उद्योग नीति भी हमारी सरकार ने लॉन्च किया है जो छत्तीसगढ़ के अनुकूल है। और इसमें हम लोग का जोर है कि जो भी उद्योग में 1000 से ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था होगी उनको विशेष सरकार के तरफ से सुविधा का भी प्रावधान नई उद्योग नीति में प्रावधान किया गया है। और नई उद्योग नीति को लेकर हम लोग दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर चुके हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ निवेश आने की पूरी संभावना है। उतने के प्रस्ताव सरकार को मिल चुके हैं और नए उद्योग नीति का काफ़ी उद्यम के क्षेत्र में स्वागत भी हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने 1 लाख करोड़ का निवेश बोला, इससे भी आगे निवेश आ सकता है। और हमारा जो प्रदेश में सरगुजा और बस्तर जो ट्राइबल माहौल संभाग है, एरिया है, उसके विकास के लिए विशेष सरकार प्रश्न क्रमांक 1 श्री प्रेमचंद पटेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्री महोदय जी, यह बताने की कृपा करेंगे कि कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा वर्ष 2023-24 व 2024-25 में कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में दिया है कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा 2023-24 और 24-25 के अंतर्गत लगभग 5346 कार्य स्वीकृत हुए हैं और जिसमें से 3019 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 2327 कार्य प्रगतिरत है, जो कि जल्द से जल्द पूरे कराने का लक्ष्य दिया गया है और हमें विश्वास है कि जल्द से जल्द वो कार्यों को पूरा करा लिया जाएगा। पटेल जी। इन कार्यों का निर्माण एजेंसी उत्तर में बता रहे हैं मंत्री महोदय जी कि पूर्ण कार्यों की स्वीकृति का हमारे 5346 काम स्वीकृति हुए हैं। तो निर्माण एजेंसी और पूर्ण अपूर्ण का भी स्थिति बताए हैं, जानकारी दिए हैं। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि इन निर्माण कार्यों की एजेंसी वन विभाग को ही बनाया गया है कि अन्य विभाग को भी बनाया गया है, कि अन्य विभागों को भी बनाया जा सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो निर्माणाधीन कार्य हैं वो अलग अलग योजना के माध्यम से उन कार्यों को स्वीकृति दी गई है। कोई मनरेगा से है, कोई डीएमएफ के माध्यम से है, कैंपा के मत के माध्यम से है और इन सारे कार्यों की जो एजेंसी है वन विभाग के माध्यम से इसको निर्माण किया जा रहा है। श्री राजेश मोड़क जी। सर निवेदन आप इसी से सर, अब मेरे विधानसभा अंतर्गत ही है पूरा कटघोरा वन मंडल मेरे विधानसभा में आता है। एक पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोल रहा हूँ, ये जो वर्ष 2023-24 जो प्रगतिरत कार्य बताए गए हैं, जिसमें तालाब निर्माण क्रमांक 23, 24, 25, 26 तालाब निर्माण, कहीं प्रगति नहीं है सर। धरातल पे कहीं पटल पे कोई काम नहीं है अभी तक के। मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ही है, प्रगति बताई जा रही है, प्रगति नहीं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जानकारी दी है उसमें 24-25 के जो हमारे कार्य हैं उनको प्रगतिरत दिया हुआ है, जिसमें हमारे पूरे कार्यों की संख्या भी हम लोगों ने इसकी उपलब्ध कराई है। और माननीय सदस्य को स्पेसिफिक कोई इस पे वो है तो अलग से उसकी जानकारी दे दे तो मैं उसमें दिखवा लूँगा अध्यक्ष महोदय कि वास्तव में वहाँ पर
कार्य निर्माणाधीन है कि कार्य नहीं हो रहा है? कार्य शुरुआत नहीं हुई साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य शुरुआत ही नहीं हुई है वहां पर जो प्रगति बताई जा रही है। और दूसरा कॉलम था 38, 39, 40 प्रगति रथ में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य है। ये कार्य कहाँ करा जा रहा है क्षतिपूर्ति से? इसका स्थान चिन्हांकित नहीं है कि कहाँ कार्य हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमने जानकारी दिया है उसमें कैंपा मत का जो कार्य है उसमें 2024-25 के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य हमने उसकी जानकारी दी है और उसकी विस्तृत रूप से जानकारी मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा अध्यक्ष महोदय, जिसमें हमारे कटघोरा वनमंडल में कौन कौन से कार्य अभी जो है क्षतिपूर्ति के कार्य किए जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी भी दे दूंगा। ठीक, श्री राजेश मोहन जी। अध्यक्ष आप कर लीजिए, आपकी बात कर लीजिए। वो सॉरी नहीं, इसी में आप पूछ रहे हैं? सर मैं कटघोरा जा रहा हूँ सर। कटघोरा जा रहे हैं जी। तो पूछ लीजिए। सर कटघोरा मेरा पुराना लोकसभा क्षेत्र रहा है, मरवाही भी रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये तो पेड़ पौधे लगाने की बात है, वहाँ जितने सड़क के काम हैं, वहाँ जितने तालाब के काम स्वीकृत हुए हैं, वो उसके चिन्ह तक नहीं है कि जहाँ कभी काम हुआ हो, ऐसा दिखता ही नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा, कटघोरा मरवाही जैसे दूरस्थ अंचलों में जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, आपने कितनी स्वीकृत किया 4-5 सालों में, उसका विस्तृत एक जांच करवा लें। ये उनसे निवेदन है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं सर। प्रश्न 22, 23, 23-24 का है। नहीं, उस आगे पीछे सब जांच करा लें सर, कुछ भी नेता काम नहीं। प्रतिपक्ष जी अपने शासनकाल का ही जांच करवाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको अनुमति दे नहीं, देनी गलत है तो जांच करने में क्या दिक्कत है भाई? गए चला पता मैं तो लग आपका जाए। समर्थन कर रहा हूँ। करिए ना, बढ़िया है, पहली बार तो समर्थन कर रहा हूँ। चलिए मंत्री जी कुछ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो जानकारी चाहिए है और जो उन्होंने प्रश्न किया है, कटघोरा के अंतर्गत ऐसी कोई जानकारी आपके पास में है तो मुझे अवश्य उपलब्ध कराएं। राज्य स्तर पर हमारे यहाँ पर पीसीसीएफ स्तर के जो इसके पूरे कार्यों का एक बार मूल्यांकन और सब चीज़ों को निगरानी करते हैं, तो उसके माध्यम से हम इसको दिखवा लेंगे। चलिए ठीक। दोनों विधायक ही हैं सर, और इन लोगों ने जो जानकारी दी है उसी को मैं और पुष्टि करते हुए इनके जांच करा दीजिए, मैं ये चाहूँगा, और आपको आगे पीछे मैं जांच के दे दूंगा आपको। चलिए हो ठीक। श्री राजेश मोहन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा, सामान्यतः कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर प्रदेश में कितनी संस्थाएं, और आपने एक कमेटी गठित की है और आपने कहा कमेटी की 2 मीटिंग हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने 4 महीने पहले इसी विधानसभा के ध्यान आकर्षण के उत्तर में आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया वही प्रश्न का उत्तर आज भी रिपीट कर दिया अध्यक्ष महोदय। यानी विभाग के अधिकारी ने जो दिया, मेरे प्रश्न को 4 महीने पहले आपने ही इसी विधानसभा में उत्तर दिया, सेम आज भी वही उत्तर मेरे को प्रस्तुत हुआ अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जरा इसकी गंभीरता को समझ लें, क्योंकि ये पूरे प्रदेश का मामला है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जितनी सोसाइटियां प्रदेश में हैं वो आज भी एनओसी के लिए भटकते रहते हैं, और उनको एनओसी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बिना पैसे के नहीं देते। ये ओवरऑल पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है, राहत का मामला है। और आपने कहा है कि मैं 2 महीने में इसकी कमेटी गठित करने के बाद में आज 4 महीने के अंदर भी वही उत्तर आ रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसकी गंभीरता को समझते हुए थोड़ा इसके ऊपर पहल करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और पिछली बार जब विधानसभा का सत्र था तब मैंने माननीय सदस्य को ये अवगत कराया था, विश्वास दिलाया था कि हम इस पर तत्काल कमेटी का गठन करेंगे, और कमेटी का गठन तत्काल हमने किया।
3/9/2024 को हमने इस कमेटी का गठन किया, जिसमें 4 सदस्यीय कमेटी में हमारे